नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को संज्ञा और उनके प्रकार से परिचित कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो में संज्ञा और उनके प्रकार से संबंधित कुल जितने सारे जानकारियां हैं उसे अच्छे से प्राप्त कर पाइएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को संज्ञा के प्रकार से संबंधित कुल जितने सारे संज्ञाएं हैं उनकी पहचान करना भी आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सिखा दूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, अगर हमें संज्ञा को जानना है, संज्ञा से परिचित होना है, संज्ञा के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले संज्ञा वाले शब्द को समझना होगा। जो आप संज्ञा वाला यहाँ पर शब्द देख रहे हैं, सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना होगा। दोस्तों, हमें समझना होगा कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा किससे संबंधित होता है। सबसे पहले हमें इन्हें ही समझना होगा। जब दोस्तों हम लोग ये सारे चीजें समझ जाते हैं तो हमारे लिए संज्ञा को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि हम आपसे पूछें कि संज्ञा का मतलब क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा। यदि हम आपसे पूछें कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों, यदि आपको पता है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है तब तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है मैं उन बच्चों को बता दूं कि संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा का जो वास्तविक संबंध होता है वो किससे होता है? वो दोस्तों नाम से होता है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो संज्ञा है वही नाम है और जो नाम है वही संज्ञा है। यानी कि हमें नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाम को ही हम संज्ञा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके माता का नाम हो गया, आपके पिता का नाम हो गया, आपके गांव का नाम हो गया, आपके शहर का नाम हो गया, आपके विद्यालय का नाम हो गया, साथ ही हमारे देश का जो नाम है वो हो गया। और भी दोस्तों, हमारे इस प्रकृति में, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो दोस्तों, जिनका नाम है वही नाम ही संज्ञा के रूप में जाना जाता है। मैंने क्या बताया? जिनका नाम है वही नाम ही संज्ञा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बिना नाम के आप किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या फिर किसी भी गुण भावना या किसी भी चीज का आप संबोधन नहीं कर सकते हैं। आप उसे बिल्कुल भी पुकार नहीं सकते हैं। बिना नाम के आप किसी भी वस्तु का स्वरूप नहीं दे सकते हैं, उसकी पहचान आप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जो नाम है, मैंने क्या बताया, यहाँ तक कि जो नाम आप देख रहे हैं ना, जो आप ये नाम देख रहे हैं वो भी क्या है, वो भी दोस्तों एक प्रकार का संज्ञा है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिएगा, परिभाषा में क्या है, देखिए तो परिभाषा में क्या दिया जा रहा है, परिभाषा में दिया जा रहा है अगर कोई शब्द, क्या कहा जा रहा है, अगर कोई शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भावना या किसी चीज के नाम को दर्शा रहा है
तो वह संज्ञा कहलाता है। इसे नाम वाला नियम से भी समझ सकते हैं। नाम वाला नियम कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब हम किसी भी वस्तु, स्थान, गुण, भाव या कोई भी दोस्तों हम जीव जंतु का नाम देते हैं तो वही नाम ही संज्ञा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना कि आपके गांव का भी कोई ना कोई नाम होगा। इस संसार में जितने सारे दोस्तों जीव जंतु हैं उनका भी कोई ना कोई नाम होगा। हमारे इस ट्रैफिक दुनिया में कुल जितने सारे वाहन हैं हर एक वाहन का भी कोई ना कोई एक नाम है। तो दोस्तों नाम ही तो संज्ञा है, नाम ही तो संज्ञा है। जिनका नाम है वह संज्ञा है, जिनका नाम है वो क्या है दोस्तों, वो संज्ञा है। बिना दोस्तों संज्ञा के आप किसी भी चीज को बुला नहीं सकते, आप किसी भी वस्तु को पुकार नहीं सकते, आप किसी भी वस्तु को संबोधित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मानकर चलते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और मानकर चलते हैं दोस्तों कि आप एक लड़का हैं और आप किसी व्यक्ति को पुकारना चाहते हैं। तो दोस्तों जब उस व्यक्ति का नाम आपको पता होगा तभी ना आप पुकार सकते हैं। जब आपको उनका नाम पता नहीं होगा तो आप उन्हें नहीं पुकार सकते हैं, आप उन्हें किसी और शब्द से पुकारिएगा। आप कहिएगा हेलो सुनो भाई, आप यही ना बोलिएगा हेलो सुनो भाई, क्योंकि आपको उनका नाम बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों जब आप हेलो सुनो भाई ये 3 शब्दों से उस व्यक्ति को पुकारते हैं ना, तो दोस्तों ये तीनों शब्द भी संज्ञा के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि आपने इन तीनों शब्दों का भी नाम दिया। क्या क्या नाम दिया, हेलो सुनो भाई। ये तीनों शब्द भी क्या आ जाएंगे, ये तीनों शब्द भी संज्ञा के रूप में आ जाएंगे। दोस्तों बिना संज्ञा के इस संसार में किसी भी वस्तु का संबोधन नहीं हो सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने बताया अगर कोई शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भावना या किसी चीज के नाम को दर्शा रहा हो तो वह संज्ञा कहलाता है। तो दोस्तों व्यक्ति में क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए समझाने के लिए मैंने बताया है, व्यक्ति में दोस्तों राम हो सकता है, सीता हो सकता है, राजेश हो सकता है, अध्यापक हो सकता है और छात्र हो सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम राम हो सकता है, ठीक है। अगर कोई महिला है तो उसका नाम सीता हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है या फिर आदमी है तो दोस्तों उसका नाम राजेश हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है और उसे अध्यापक का पोस्ट मिला है तो आप उसे अध्यापक के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसे अगर दोस्तों इंजीनियर का पोस्ट मिला है, डॉक्टर का पोस्ट मिला है तो आप उसे डॉक्टर और इंजीनियर से संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने मुंह से जो डॉक्टर शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जो इंजीनियर शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ये शब्द भी संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। ये शब्द भी किस रूप में जाने जाएंगे, संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को पोस्ट के आधार पर डॉक्टर के नाम से पुकारा है, अध्यापक के नाम से पुकारा है। तो दोस्तों नाम तो आ ही गया। तो दोस्तों जब नाम आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अध्यापक है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो पुलिस है, जो नर्स है, ये सभी नाम ही संज्ञा है, ये सभी नाम ही संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। आप दोस्तों ये मत सोचिएगा कि हमारा नाम विनोद है, हमारा नाम शशि है, हमारा नाम राजेश है तो यह संज्ञा है, और हम लड़का हैं तो लड़का बिल्कुल भी संज्ञा नहीं है। दोस्तों लड़का भी संज्ञा है और आदमी भी संज्ञा है, बच्चा भी संज्ञा है, औरत भी संज्ञा है, और औरत का जो नाम होता है जैसे कि सीता हो गया, गीता हो गया, रागिनी हो गया, ये सब भी संज्ञा है। दोस्तों बिना संज्ञा के आप किसी भी चीज का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी वस्तु का जो नाम है वो नहीं दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वस्तु का नाम है ना, वस्तु का नाम क्या है,
पुस्तक, ठीक है। तो दोस्तों पुस्तक एक नाम ही ना है जी, बताइए। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी एक नाम ही ना है। मोबाइल, मोबाइल भी एक दोस्तों नाम ही ना है। बोर्ड, बोर्ड भी एक नाम ही ना है। घर, घर भी एक नाम ही ना है। शेर, शेर भी एक नाम ही ना है, जो कि जीव का होता है, जंतु का होता है। पेन, पेन भी एक नाम ही ना है। टेबल भी एक नाम ही ना है। दोस्तों इस संसार में कुल जितने सारे आप वस्तु देख रहे हैं, चाहे दोस्तों वो वस्तु हो या फिर चाहे वो भावना हो, अगर उसका नाम है तो दोस्तों वह संज्ञा है। भावना में क्या हो सकता है? भावना में दोस्तों सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, प्रसन्नता हो सकता है, उल्लास हो सकता है, जलन हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, डा हो सकता है, यही ना भावना है। तो दोस्तों ये जो भावनाओं के आप नाम देखे हैं, ये जो नाम है वो भी संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें संज्ञा नहीं बोलेंगे। दोस्तों हर एक वस्तु ही संज्ञा के रूप में जानी जाएगी यदि उस वस्तु का नाम है तो। यहां तक कि जो आप वस्तु नाम सुन रहे हैं ना, जो आप वस्तु नाम सुन रहे हैं, यह नाम भी दोस्तों क्या है? यह नाम भी एक प्रकार का संज्ञा है। यह नाम भी क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है। वस्तु जो आप नाम दोस्तों मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं, यह भी एक संज्ञा है। स्थान जो मेरे मुंह से आप नाम सुन रहे हैं, यह भी एक संज्ञा है। व्यक्ति जो नाम सुन रहे हैं, व्यक्ति भी दोस्तों एक संज्ञा है। भावना भी एक संज्ञा है। यानी कि इस संसार में बिना संज्ञा के कोई भी शब्द नहीं रह सकता है। बिना संज्ञा के कोई भी शब्द अपने अस्तित्व में नहीं रह सकता है। अगर कोई शब्द अपने अस्तित्व में है तो दोस्तों वह संज्ञा है। बिना संज्ञा के वो अपने अस्तित्व में बिल्कुल भी रह नहीं सकता है। दोस्तों हमारे इस संसार में वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला है सजीव और दूसरा है निर्जीव। दोस्तों वस्तुएं चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो, सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अगर नाम है तो दोस्तों यही नाम ही किस रूप में जाना जाता है? तो संज्ञा के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि जो हमने नाम सजीव और निर्जीव बोला है, ये दोनों नाम भी संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। हर एक नाम ही दोस्तों, हर एक नाम ही संज्ञा कहलाएगा। हर एक नाम ही क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। चाहे दोस्तों वो नाम कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों इसे आप लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर या फिर जो नर्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शिशु ने जन्म ले लिया या फिर बच्चे ने जन्म ले लिया। तो दोस्तों देखिए, उस बच्चे को उसके माता पिता द्वारा अभी नाम नहीं मिला है। अभी उस बच्चे को उसके माता पिता द्वारा कोई नाम नहीं मिला है। जब वह बच्चा बिना नाम का था तो उसे डॉक्टर और नर्स के द्वारा किस नाम से पुकारा गया? तो दोस्तों उसे शिशु और बच्चे के नाम से पुकारा गया। तो दोस्तों शिशु और जो आप बच्चा वाला नाम देख रहे हैं, ये दोनों शब्द भी संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। उनके माता पिता यानी कि उस बच्चे के माता पिता जब उसका नाम दे देंगे, कोई भी अगर नाम दे देंगे, तो वह नाम भी दोस्तों संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। अगर उस बच्चे का व्यवहार दोस्तों अच्छा रहेगा, अगर वो पढ़ लिख कर कोई अच्छा पोस्ट प्राप्त कर लेता है, अगर वो लड़का लिंग के आधार पर लड़का होता है, मानकर चलते हैं अगर वह बच्चा लिंग के आधार पर लड़का होता है तो उसका नाम लड़का दिया जाता है। अगर वह लड़की रहता है तो दोस्तों उसका नाम लड़की दिया जाता है। तो लड़का और लड़की ये दोनों शब्द भी संज्ञा के रूप में आ जाएंगे। अगर कोई जीवित है तो दोस्तों कहा जाता है कि यह जीवित मनुष्य है, ठीक है। तो जीवित भी क्या है? एक संज्ञा है। अगर कोई मर जाता है तो
तो उसका नाम मृत दिया जाता है। तो दोस्तों मृत भी क्या है, एक प्रकार का संज्ञा है। अगर किसी का शादी होता है तो उसका नाम विवाह दिया जाता है, शादी दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो आप नाम देख रहे हैं विवाह शादी, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों संज्ञा है। हमारे शरीर में उपस्थित कुल जितने सारे पार्ट्स हैं, कुल जितने सारे ग्रंथि है, कुल जितने सारे दोस्तों हमारे शरीर में वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो ये सभी नाम ही किस रूप में जाने जाएंगे, तो दोस्तों संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। हमारे समाज में अनेक जाति हैं, अनेक धर्म है, हर एक धर्म का कोई ना कोई नाम है, हर एक जाति का कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो दोस्तों ये सभी नाम ही संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि बिना संज्ञा के कोई भी शब्द अपने अस्तित्व में रह ही नहीं सकता है, अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता है बिना संज्ञा के। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है भावना का नाम, जो कि मैंने आपको बता दिया, प्रेम, घृणा, दुख, सुख। ठीक है, अगर आप काफी प्रश्न होते हैं तो दोस्तों आपको सुख की प्राप्ति होती है। सुख आप भले देखें ना देखें, लेकिन आप सुख को महसूस करते हैं। महसूस शब्द का जो आप नाम देख रहे हैं, यानी कि जो आप महसूस नाम देख रहे हैं वो भी संज्ञा है, जो आप सुख नाम देख रहे हैं वो भी संज्ञा है, जो दुख नाम देख रहे हैं वो भी संज्ञा है, यहाँ तक कि नाम भी एक संज्ञा है। तो भैया नाम जब संज्ञा है तो हर एक वस्तु का नाम भी एक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा दोस्तों, आगे है संज्ञा पहचानने के 3 सरल चरण। संज्ञा पहचानने के 3 सरल चरण है, कौन कौन है आप लोग समझिएगा। पहला है किसी चीज का नाम है। अगर दोस्तों किसी चीज का नाम है तो वह संज्ञा है। तो आप ही बताइए, इस संसार में कोई ऐसा चीज है जिसका नाम ना हो? इस संसार में कोई ऐसा चीज है जिसका नाम ना हो? भैया अगर कोई लड़का है तो उसका लड़का नाम है, अगर कोई लड़की है तो उसका लड़की नाम है, अगर कोई किन्नर है तो उसका किन्नर नाम है, अगर कोई साधु है, अगर कोई भक्ति पूजा में रहता है तो उसका साधु नाम है, संत नाम है, ऋषि नाम है, महर्षि नाम है। अगर दोस्तों कोई देश है तो देश का नाम है। बहुत सारे देश है हमारे इस दोस्तों दुनिया में, तो दोस्तों हर एक देश का कोई ना कोई नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि इस संसार के हर एक चीज का ही नाम है। अगर किसी चीज का नाम नहीं है तो दोस्तों उस चीज को वस्तु के नाम से पुकारा जाएगा, उस चीज को पदार्थ के नाम से पुकारा जाएगा, या फिर चीज के नाम से ही पुकारा जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तक कि जो चीज है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो भी एक संज्ञा है। वो भी क्या है? वो भी एक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा है क्या यह कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भावना का नाम है? दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का नाम आपके माइंड में आता है तो यह भी संज्ञा है। अगर किसी स्थान का नाम आपके माइंड में आता है तो वह भी संज्ञा है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि पटना शहर का नाम आपके माइंड में आता है, तो दोस्तों पटना जो है वो क्या है? पटना जो है वो एक शहर है, पटना एक स्थान है, उस स्थान का नाम आपके माइंड में आया हुआ है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पटना क्या है? पटना एक प्रकार का संज्ञा है। अगर दोस्तों पटना का नाम पटना नहीं रहता तो हम पटना को किस चीज से संबोधित करते? बताइए, हम पटना को किसी भी चीज से संबोधित नहीं कर पाते, हम केवल एक स्थान से संबोधित कर पाते। हम ये कहते हैं कि फुलवारी शरीफ के बगल में एक बहुत बड़ा स्थान है, एक बहुत बड़ा जगह है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र से, जगह से, स्थान से हम उस चीज को संबोधित कर पाते हैं जब उसका नाम पटना नहीं रहता। ठीक है, जब वह शहर नहीं रहता। दोस्तों जो स्थान गांव के जैसा होता है उसकी संज्ञा गांव दी जाती है, जो स्थान शहर के जैसा होता है उसकी संज्ञा शहर दिया जाता है, जो स्थान जंगल के जैसा होता है उसकी जो संज्ञा है वो दोस्तों जंगल ही दिया जाता है। गुण के आधार पर स्थान का नाम दिया जाता है।
गुण के आधार पर व्यक्ति का नाम दिया जाता है या फिर किसी वस्तु का नाम दिया जाता है। आप इस प्राकृतिक में कुल जितने सारे तत्व देख रहे हैं उन सभी तत्वों का कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो दोस्तों ये सभी नाम ही संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे और यहाँ तक कि जो तत्व है वो भी संज्ञा के रूप में ही जाना जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बिना संज्ञा के आप किसी भी शब्द का उच्चारण अपने मुंह से नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने मुंह से किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अगर दोस्तों कोई शब्द आपके माइंड में आ रहा है, किसी शब्द को अगर आप अपने माइंड में लाकर सोच रहे हैं तो वही संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कुल 33 कोटि देवी देवता है, तो क्या देवी देवता का नाम नहीं है दोस्तों? हर एक देवी देवता का कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो दोस्तों ये सभी नाम भी क्या कहलाएंगे? ये सभी नाम भी किस रूप में जाने जाएंगे? तो संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। तीसरा है, क्या इसे देखकर या सोचकर हम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं? अगर दोस्तों आप किसी भी चीज को देखकर या सोचकर उस वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर रहे हैं तो दोस्तों वो कल्पना आप जिस व्यक्ति या वस्तु का किए हैं, जिसका आप नाम अपने माइंड में लिए हैं, तो दोस्तों वह नाम भी संज्ञा कहलाएगा। तो बस सीधा सीधी एक ही दोस्तों बात है, सीधा सीधी दोस्तों इसका एक ही अर्थ निकलता है कि हम बिना संज्ञा के किसी भी वस्तु का संबोधन नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना संज्ञा के हम कोई भी शब्द अपने मुंह से निकाल नहीं सकते हैं, अपने हाथ से कोई भी शब्द लिख नहीं सकते हैं। कोई भी शब्द अगर लिख रहे हैं, कोई भी शब्द सोच रहे हैं, कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो वही संज्ञा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है संज्ञा के प्रकार। इसमें हम संज्ञा के प्रकारों को समझेंगे। दोस्तों संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहा जा रहा है वह संज्ञा जो किसी विशेष कहने का मतलब खास। दोस्तों अगर हम लड़का ले लें तो लड़का खास नहीं है, लड़का कॉमन चीज है, लड़का एक जाति का नाम है। लड़का दोस्तों जाति को संबोधित करने वाला नाम है, लड़का एक जाति को दोस्तों संबोधित कर रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर किसी लड़का का नाम ले लेते हैं तो दोस्तों वह नाम खास हो जाता है। जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, पवन हो गया, राजेश हो गया। जो दोस्तों आप इतने सारे नाम देख रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे जो नाम है ये खास नाम है, लेकिन लड़का बिल्कुल भी खास नाम नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम अगर देश बोलें तो दोस्तों देश एक खास नाम नहीं है, बल्कि सामान्य नाम है, साधारण नाम है। लेकिन अगर हम किसी देश को दोस्तों नाम से संबोधित करते हैं तो वही नाम किस रूप में हो जाएगा? तो वही नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाएगा। जैसे कि भारत देश हो गया, श्रीलंका देश हो गया, बांग्लादेश हो गया, जापान देश हो गया, इटली देश हो गया। जब हम नाम से किसी देश का संबोधन करेंगे तो दोस्तों यह नाम खास हो जाएगा। खास इसलिए होगा क्योंकि यह नाम एक ही है दोस्तों, भारत एक ही है। ठीक है दोस्तों, इटली जो देश है वो एक ही है, अलग अलग इटली तो है नहीं दोस्तों। भले आप 2 देशों का एक ही नाम दे दीजिए, भले आप 2 देशों का, जैसे कि हमारे देश का नाम भारत है और पाकिस्तान जो देश है उसका नाम पाकिस्तान है। जिस दिन दोस्तों मानकर चलते हैं, जिस दिन अगर पाकिस्तान भारत में मिल जाता है तो पाकिस्तान को हटाकर हम अगर उसका भी नाम भारत दे देते हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्थान 2 है लेकिन नाम एक है। स्थान क्या है दोस्तों? स्थान 2 है और नाम एक है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों
कि नाम क्या है, नाम एक ही है। ऐसा नहीं है कि नाम दो हैं, स्थान दो है, ना कि दोस्तों जो नाम है वो दो हैं। नाम दोस्तों क्या है, नाम एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मानकर चलते हैं कि आपका नाम है सोहन और आपके दोस्त जो हैं उनका भी नाम है सोहन। तो दोस्तों आप कहिएगा कि सर सोहन तो मेरा भी नाम है और सोहन मेरे दोस्त का भी नाम है, तो यह खास नाम कैसे हो सकता है। दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछे कि क्या आप इस पूरे दुनिया में केवल आप ही हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाँ, इस पूरे दुनिया में हम ही हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे जैसा हो सकता है, हमारे रूप का हो सकता है, लेकिन हम ही नहीं हो सकता है। मैंने क्या बताया, हम ही नहीं हो सकता है। हमारे जैसा जुड़वा हो सकता है, लेकिन हम ही नहीं हो सकता है। हम इस पूरे संसार में, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे प्राकृतिक में एक ही है। तो दोस्तों जब आप एक ही हैं और आपका नाम सोहन है, तो दोस्तों आपका नाम खास हो गया, क्योंकि सोहन नाम आपके लिए दिया गया है। आप इस पूरी दुनिया के लिए खास है, इसलिए आपका नाम भी खास है। वह व्यक्ति यानी कि जो आपका दोस्त है, वो दोस्तों इस दुनिया के लिए खास है, ठीक है, वो अपने लिए खास है और उसका जो नाम सोहन दिया गया है वो दोस्तों खास नाम हो गया। वो खास नाम उसके लिए हो गया और आपका जो नाम मिला है सोहन, वो आपके लिए हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि सोहन एक बिल्कुल भी सामान्य नाम नहीं है, बल्कि दोस्तों खास नाम है, विशेष नाम है। इसलिए हम लोग इस नाम को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए ना, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, परिभाषा में कहा जा रहा है वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के विशेष नाम को दर्शाती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने बताया ना, व्यक्ति कॉमन चीज है, स्थान कॉमन चीज है, वस्तु कॉमन चीज है, प्राणी कॉमन चीज है, यानी कि प्राणी सामान्य चीज है, प्राणी बिल्कुल भी खास चीजें नहीं है। अगर दोस्तों हम जानवर ले लें, तो जानवर से जानवर जाति का बोध हो रहा है। जानवर में क्या आएंगे, जानवर में दोस्तों ऐसे पशु आएंगे जो जीव जंतु वाले हैं, ठीक है, जीव जंतु वाले जीव ही जानवर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब हम जानवर में किसी जानवर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि सियार हो गया, बाघ हो गया, लोमड़ी हो गया, शेर हो गया, गीदड़ हो गया, भेड़िया हो गया, तो दोस्तों ये जो नाम है, ये नाम क्या बन गए, ये नाम खास बन गए हैं, ये नाम दोस्तों विशेष बन गए हैं। इसलिए हम लोग इन नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। आप इजी तरीके से दोस्तों पहचान सकते हैं कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है और कौन सी संज्ञा जातिवाचक है। दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया बाघ, मैंने बताया शेर। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि शेर जो शब्द है वो किस जाति से अपना संबंध रख रहा है। दोस्तों जो शेर शब्द है वो दोस्तों जानवर जाति से अपना संबंध रख रहा है। तो दोस्तों जानवर जाति हो गया, इसलिए जानवर को जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा, और शेर नाम हो गया यानी कि विशेष नाम हो गया, इसलिए हम लोग इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। यहीं पर हम ले लेते हैं दोस्तों पटना, या फिर ले लेते हैं मुंबई। तो दोस्तों मुंबई क्या हो जाएगा, मुंबई एक स्थान का नाम हो जाएगा। मुंबई किसको संबोधित कर रहा है, मुंबई शहर को संबोधित कर रहा है। शहर एक सामान्य नाम है, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हमें शहर का नाम लेते हैं तो दोस्तों यह नाम ही विशेष बन जाएगा और विशेष नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। शहर जो नाम है वो कॉमन नाम है, वो दोस्तों जाति को संबोधित करने वाला नाम है, इसलिए दोस्तों जो शहर है वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मुंबई, पटना, दिल्ली, बांग्लादेश, वो तो देश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश नहीं, हम शहर का नाम ले रहे हैं। बांग्लादेश भी एक शहर है जो कि देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो नाम है वो दोस्तों आ जाएंगे किसके अंतर्गत,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों है गंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गंगा है। तो दोस्तों गंगा एक नदी का नाम है, तो नदी हो जाएगा सामान्य नाम। नदी तो हमारे इस देश में, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे नदी हैं। ठीक है, नदी दोस्तों एक जाति है। ठीक है, नदी एक जाति है, समुद्र एक जाति है, तालाब एक जाति है, झील एक जाति है। लेकिन जब हम झील का नाम लेते हैं, जब हम नदी का नाम लेते हैं, जब हम समुद्र का नाम लेते हैं, तो दोस्तों ये विशेष नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, सतलज, ये सब जितने सारे नदी के नाम हैं, ये सब आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और नदी आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम किसी एक समुद्र का नाम ले लें, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, तो दोस्तों ये जो आप महासागर का नाम देख रहे हैं, लाल सागर, काला सागर, जो आप सागर का नाम देख रहे हैं, ये विशेष नाम हो गए, इसलिए ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे और समुद्र जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो दोस्तों पर्वत तो बहुत सारे हमारे संसार में है, पर्वत एक जाति को संबोधित कर रहा है। पर्वत क्या कर रहा है, एक जाति को संबोधित कर रहा है। लेकिन जब हम किसी एक पर्वत का नाम ले लेते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, या फिर केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो दोस्तों ये सभी नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि ये सभी नाम खास है, ये सभी नाम एक हैं। तो आप दोस्तों अच्छे से समझ पाएं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच क्या अंतर होता है और हम कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं। कोई भी अगर शब्द आपके सामने आ रहा है तो आप देखिए कि वह शब्द किस जाति से संबंधित है। अगर दोस्तों वह शब्द किसी जाति से संबंधित नहीं है तो वह कोई और संज्ञा हो सकता है। लेकिन अगर कोई शब्द किसी जाति से संबोधित है तो आप लोग उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानिएगा। लेकिन अगर कोई शब्द स्वयं ही जाति को संबोधित कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी जाति से संबोधित है, स्वयं ही किसी जाति को संबोधित कर रहा है, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। जैसे कि स्थान जाति को संबोधित कर रहा है, जैसे कि औरत दोस्तों जाति को संबोधित कर रहा है, जैसे कि देश, नदी, झील, समुद्र, ये सभी जाति को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए हम इन सभी शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक है क्या नीचे, अगर किसी शब्द से एक विशेष नाम का बोध हो, वह सिर्फ एक हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो मैंने बताया ना दोस्तों, इस संसार में हर एक चीज ही एक है। देखिए भले जंगल में शेर 10 गो है, ठीक है, भले जंगल में शेर 10 हो या फिर 100 हो, लेकिन दोस्तों एक जो शेर है वो एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई शेर नहीं हो सकता है। ठीक है, एक जो शेर है वो एक ही है, उसके अलावा दूसरा कोई शेर इस पूरे दुनिया में नहीं हो सकता है। हाँ, दूसरे नस्ल का हो सकता है, उसके जैसा हो सकता है, लेकिन वही नहीं हो सकता है, वही बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप दोस्तों समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग नीचे, जातिवाचक संज्ञा, जो कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाया कि जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है। फिर भी आप लोग परिभाषा के माध्यम से समझ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है वह संज्ञा जो किसी वर्ग या समूह के, किसी वर्ग या समूह के साधारण अर्थात सामान्य नाम को दर्शाती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का सामान्य नाम, शहर सामान्य नाम, नदी सामान्य नाम, जानवर सामान्य नाम, पक्षी सामान्य नाम। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है वह संज्ञा जो किसी विशेष वर्ग या समूह के साधारण नाम को, ठीक है, विशेष नहीं है, किसी वर्ग या समूह के साधारण नाम को। दोस्तों लड़का समूह को व्यक्त कर रहा है, शहर समूह को व्यक्त कर रहा है, यानी पूरे समुदाय को व्यक्त कर रहा है, नदी पूरे समुदाय को व्यक्त कर रहा है, यानी कि जाति को व्यक्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि डॉक्टर कौन सा नाउन है, कौन सी संज्ञा है, आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों डॉक्टर जो है वो जानते हैं जातिवाचक संज्ञा है।
दोस्तों डॉक्टर का मतलब होता है लोगों की जान बचाना। डॉक्टर एक जाति है, इंजीनियर एक जाति है, अध्यापक एक जाति है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं, आप किस चीज़ के अध्यापक हैं, आप किस चीज़ के इंजीनियर हैं, आप किस चीज़ के पुलिस हैं, तो दोस्तों जो नाम आता है वो नाम हो जाता है किस रूप में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, कोई दांत का डॉक्टर होता है, कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई लीवर का डॉक्टर होता है, कोई कान का डॉक्टर होता है, कोई आंख का डॉक्टर होता है। तो दोस्तों नाम के आधार पर जो डॉक्टर के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में चले जाते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, समझाने की उतना कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैंने आगे भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है कोई भी नाम जो पूरी जाति या वर्ग को दर्शाए और एक नहीं बल्कि सभी को इंगित करे तो वह जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द आपके सामने आए, बस आप ये देखिए कि वह शब्द स्वयं जाति को संबोधित कर रहा है कि नहीं। अगर कोई शब्द स्वयं जाति को संबोधित करेगा तो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर कोई शब्द स्वयं जाति को संबोधित नहीं करेगा बल्कि जाति से अपना संबंध रखेगा तो दोस्तों वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया, अगर कोई शब्द स्वयं जाति को संबोधित करेगा तो उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे, और अगर कोई शब्द स्वयं जाति को संबोधित नहीं करेगा बल्कि जाति से अपना संबंध रखेगा, जाति से दोस्तों अपना रिश्ता रखेगा, तो हम लोग उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। ठीक है, आप इसे यहां पर समझ सकते हैं, मैंने ऐसे आगे भी समझाया है, यहां पर समझ सकते हैं। दोस्तों व्यक्ति भी एक शब्द है जो कि दोस्तों स्वयं व्यक्ति जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए व्यक्ति हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और यहां पर जो आप राम, मोहन, सीता, कालू देख रहे हैं, ये सभी शब्द बिल्कुल भी स्वयं जाति नहीं है, स्वयं दोस्तों जाति को संबोधित नहीं कर रहे हैं बल्कि जाति से अपना संबंध रख रहे हैं, व्यक्ति जाति से अपना संबंध रख रहे हैं। इसलिए हम लोग इन सभी शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। आगे है दिशा के नाम। दोस्तों दिशा समान नाम है, दिशा स्वयं एक जाति को संबोधित कर रहा है। किस जाति को, तो दिशा जाति को। लेकिन यहाँ पर जो आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देख रहे हैं, ये सभी शब्द स्वयं दिशा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, अर्थात स्वयं दिशा जाति को संबोधित नहीं कर रहे हैं बल्कि दिशा से अपना संबंध रख रहे हैं, दिशा से अपना रिलेशन रख रहे हैं। इसलिए इन सभी शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगर नीचे आ जाए, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिन, यहाँ पर है दिन। ठीक है, दिन दोस्तों समान नाम है और दिन जो शब्द है वो स्वयं जाति को संबोधित कर रहा है। किस जाति को, तो दिन जाति को। लेकिन यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये तीनों शब्द स्वयं जाति को संबोधित नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो दोस्तों अपना जाति से संबंध रख रहे हैं, दिन जाति से संबंध रख रहे हैं, लेकिन स्वयं जाति को संबोधित नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन सभी शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ग्रह नक्षत्र के नाम है। तो दोस्तों ग्रह नक्षत्र स्वयं जाति वाला शब्द है, स्वयं जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ग्रह नक्षत्र आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और यहाँ पर जो आप पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल वाले शब्द देख रहे हैं, ये सभी शब्द स्वयं जाति को संबोधित नहीं कर रहे हैं बल्कि जाति से अर्थात ग्रह और नक्षत्र जाति से अपना संबंध रख रहे हैं। इसलिए इन सभी शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। त्योहारों के नाम, त्योहार समान नाम है, कॉमन नाम है, और साथ ही त्योहार वाला जो शब्द है वह शब्द दोस्तों स्वयं जाति को प्रदर्शित कर रहा है, त्योहार नाम के जाति को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आप होली देख रहे हैं, दीपावली देख रहे हैं, दशहरा देख रहे हैं, छठ देख रहे हैं,
ईद देख रहे हैं, बकरीद देख रहे हैं, ये सभी जो शब्द हैं त्योहार वाले वो बिल्कुल भी अपने आप के जाति को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, अर्थात स्वयं से जाति को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये शब्द जाति से, किस जाति से, तो त्योहार जाति से अपना संबंध रख रहे हैं, त्योहार जाति को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दोस्तों यही दोनों फास्ट हैं, उसके अलावा जो शेष 3 संज्ञा हैं वो बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आपने समझ लिया अच्छे से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब आते हैं नीचे भाववाचक संज्ञा में। दोस्तों भाववाचक संज्ञा बहुत ही आसान है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इस संसार में 2 प्रकार की राशियां होती हैं। इस संसार में कितनी राशियां होती हैं? 2 प्रकार की राशियां होती हैं, जिनमें पहला होता है भौतिक राशि और दूसरा होता है अभौतिक राशि। पहला कौन सी राशि होती है? पहला होता है भौतिक राशि और दूसरा होता है अभौतिक राशि। दोस्तों भौतिक राशि उसे कहा जाता है जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिसे संख्या के रूप में क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। जिस किसी भी राशि को, जिस किसी भी शब्द को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, संख्या के रूप में रूपांतरित किया जाता है, तो वह शब्द बिल्कुल भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर लंबाई ले लेते हैं तो लंबाई संख्या में आ सकता है, एकदम आ सकता है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर संख्या के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अगर हम दोस्तों यहीं पर अगर हम आलू ले लें तो दोस्तों आलू संख्या के रूप में परिवर्तित हो सकता है, एकदम हो सकता है, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, 10 आलू, 20 आलू संख्या के रूप में परिवर्तित हो चुका। समय को ले लेते हैं, समय संख्या के रूप में परिवर्तित हो सकता है, एकदम हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, ये सभी संख्या के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और भी दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि अगर हम दोस्तों शब्द ले लें द्रव्यमान, तो दोस्तों द्रव्यमान वाला जो शब्द है वो भी संख्या के रूप में प्रदर्शित हो सकता है। 1 किलो, 2 किलो, 1 क्विंटल, 1 टन, ये जो आप दोस्तों संख्याएं देख रहे हैं, ये संख्याएं किससे संबोधित हो रही हैं? तो दोस्तों द्रव्यमान से संबोधित हो रही हैं, इसलिए द्रव्यमान भी बिल्कुल भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। दोस्तों जो शब्द भाववाचक संज्ञा होगा उसे बिल्कुल भी आप माप नहीं सकते, आप उसे बिल्कुल भी छू नहीं सकते, आप उसे बिल्कुल भी देख नहीं सकते, आप उसे बिल्कुल भी भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं रख सकते, आप उसे बिल्कुल भी दोस्तों छू नहीं सकते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हर एक शब्द ही संख्या के रूप में प्रदर्शित हो सकता है, हर एक शब्द ही संख्या के रूप में प्रदर्शित हो सकता है। पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल या दोस्तों बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो कि संख्या के रूप में प्रदर्शित हो सकते हैं। हमारे जो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, वो भी संख्या के रूप में प्रदर्शित हो सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है ना हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 है, 9 संख्या के रूप में आ गया। सूर्य का द्रव्यमान इतना है, संख्या के रूप में आ गया। हमारी लंबाई यानी कि दोस्तों हम लोग हैं, हमारी लंबाई इतना है, हमारी चौड़ाई इतना है, हमारे 2 आंख है, हमारे 2 कान है, संख्या के रूप में प्रदर्शित हो गया, तो हम बिल्कुल भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि आप अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं, तो क्या आप इस प्रेम को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि आप अपने दुश्मन से कितना ज्यादा नफरत करते हैं, तो क्या आप इस नफरत को संख्या के रूप में दोस्तों प्रदर्शित कर सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि आप अपनी पत्नी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या आप इस प्यार को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम अपने पत्नी से 1 किलो प्यार करते हैं, आधा किलो प्यार करते हैं, या फिर 3 सेंटीमीटर या फिर 3 किलोमीटर प्रेम करते हैं? आप ऐसे व्यक्त कर सकते हैं? नहीं व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों प्रसन्नता हो, दुख हो, सुख हो, खुशी हो, हर
हर्ष हो, विलास हो या दोस्तों कोई भी ईर्ष्या हो, जलन हो, डा हो, इन शब्दों को हम बिल्कुल भी संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। इन शब्दों को हम बिल्कुल भी छू नहीं सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, बस हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम इन्हें भाववाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। ठीक है, अब हवा है तो दोस्तों हवा को हम भले देखें या ना देखें, लेकिन हवा का कोई ना कोई एक द्रव्यमान होता है, हवा का आयतन होता है। दोस्तों द्रव्यमान है, आयतन है, तो दोस्तों हवा संख्या के रूप में प्रदर्शित हो सकता है, संख्या में दोस्तों अपना रूप धारण कर सकता है। इसलिए हवा और जो दोस्तों आप पानी देख रहे हैं, जो आप आग देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकते हैं। बाकी शेष आप जो भी शब्द देख रहे हैं भाव वाले, भावनात्मक वाले, जैसे कि माँ कैसी होती है, माँ ममतामय होती है, माँ की ममता को कोई माप सकता है, पिता के प्रेम को कोई तौल सकता है, बच्चे के प्यार को अपने माँ, जो बच्चा होता है अपने माँ से जब प्रेम करता है तो उसके प्रेम को दोस्तों कोई माप सकता है, कोई तौल सकता है, कोई देख सकता है, नहीं देख सकता है। तो दोस्तों हम इन सभी शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। तो दोस्तों आपने समझ पाया कि भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। परिभाषा में है वह संज्ञा जो किसी गुण, भाव, अवस्था या क्रिया की अवस्था को दर्शाती है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है बल्कि महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आपने भाववाचक संज्ञा को समझ लिया। देखिए बुढ़ापा, जवानी, ये सभी जो शब्द हैं वो भी दोस्तों आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापा क्या है, अवस्था है, जवानी क्या है, अवस्था है, बालक अवस्था क्या है, यानी कि लड़कपन क्या है, लड़कपन दोस्तों एक अवस्था है। और क्रिया, दोस्तों क्रिया की अवस्था क्या हो सकता है, क्रिया की अवस्था यही ना हो सकता है, दौड़ना, चलना, बोलना, रोना, देखना, टहलना, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों क्रियाएं हैं। तो दोस्तों ये सभी क्रियाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझ लिया। दोस्तों क्रिया जो शब्द है वो भी संज्ञा है, और क्रिया के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं जैसे कि दौड़ना हो गया, टहलना हो गया, घूमना हो गया, देखना हो गया, रोना हो गया, ये सभी जो दोस्तों आप क्रियाएं देख रहे हैं, ये क्रियाएं भी क्या होंगे, ये क्रियाएं भी दोस्तों संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों चलते हैं। ट्रिक है यहाँ पर क्या, अगर जिस शब्द को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, यह ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही दोस्तों सहायक होगा भाववाचक संज्ञा को पहचानने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कहा जा रहा है द्रववाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों द्रव अलग चीज होता है, अद्रव्य अलग चीजें होता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्य हो सकता है लेकिन द्रव बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दोस्तों द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। दोस्तों इस संसार की कुल जितनी सारी वस्तुएं हैं, कुल जितने सारे पदार्थ हैं, उन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या बोला है, वह संज्ञा जो किसी द्रव्य, सामग्री या पदार्थ के नाम को दर्शाती है, जिससे वस्तुएं बनती है या फिर बनाई जाती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना पदार्थ है, चांदी पदार्थ है, लोहा पदार्थ है, जल पदार्थ है, हवा पदार्थ है, खून पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है, खेत पदार्थ है, मिट्टी पदार्थ है, पत्थर पदार्थ है। ये सभी जो दोस्तों आप पदार्थ देख रहे हैं, ये सभी जो आप संज्ञाएं देख रहे हैं, ये सभी के सभी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों आप समझ कर रखिएगा कि द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है, भौतिक में आपने पढ़ा होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। दोस्तों जो पदार्थ है वही द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो पदार्थ है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोस्तों लड़का भी एक पदार्थ है, लेकिन लड़का को जाति के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा
रखा जाता है। लेकिन कोई पूछे कि क्या लड़का द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है, तो दोस्तों लड़का भी द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पर इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे लड़का भी क्या हो सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है। बस आप ये समझ कर रखना कि अगर किसी पदार्थ का नाम है, अगर किसी पदार्थ का नाम है तो दोस्तों वह नाम ही द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा को छोड़कर अन्य जितने सारे दोस्तों पदार्थ के नाम है, जितने सारे वस्तुओं के नाम है, वे सभी नाम ही द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, बस जाति और व्यक्ति के आधार पर, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और समूहवाचक के आधार पर उनके नामकरण दोस्तों किए जाते हैं, उनके समूह विभक्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है, ट्रिक है कोई भी ऐसा नाम जो किसी पदार्थ या द्रव्य को दर्शाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैंने क्या बताया, कोई भी नाम हो, कोई भी ऐसा नाम जो किसी पदार्थ या द्रव्य को दर्शाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोस्तों कोई भी नाम हो, अगर वह नाम पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ द्रव्य एक ही होता है, अगर वह नाम किसी पदार्थ या द्रव्य को दर्शा रहा है तो दोस्तों वह नाम ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाना जाएगा। कढ़ाई, छोलनी, बर्तन, जो भी आप दोस्तों आप अपने घर में देख रहे हैं, जैसे कि कंघी हो गया, ऐनक हो गया, स्टूल हो गया, टेबल हो गया, पुस्तक हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, फोन हो गया, ये जितने सारे दोस्तों आप पदार्थ के नाम देख रहे हैं, लिपस्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, चूड़ी हो गया, कंगन हो गया, नेकलेस हो गया, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाने जाएंगे। ठीक है, अर्थात आएंगे। आगे है दोस्तों क्या, आगे है दोस्तों यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान है दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा समूह को व्यक्त करता है, दल को व्यक्त करता है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों, यह समूह को व्यक्त करता है, दल को व्यक्त करता है। कहा जा रहा है वह संज्ञा जो व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह को एक इकाई, एक यूनिट के रूप में दर्शाती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों कक्षा एक समूह को व्यक्त करता है। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो दोस्तों स्कूल में 7वीं कक्षा होता है, 8वीं कक्षा होता है, 9वीं कक्षा होता है। तो दोस्तों 7वीं कक्षा का मतलब है 7 क्लास से जुड़े हुए कुल जितने सारे बच्चे होंगे उस स्कूल के, वे सभी बच्चे 7वीं कक्षा में जाएंगे। यानी कि 7वीं कक्षा एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है। सेना, दोस्तों सेना में अनेक सैनिक होते हैं। सेना सैनिकों के समूह से बनती है। सेना किससे बनती है, सैनिकों के समूह से बनती है। तो दोस्तों जब यह सेना शब्द समूह को प्रदर्शित कर रहा है, जब सेना सैनिकों के समूह से बनती है, सैनिकों के समूह से निर्मित होती है, तो हम सेना को समूहवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। झुंड दोस्तों बिना समूह के निर्मित नहीं हो सकता, चाहे वो झुंड भेड़ का हो, बकरी का हो, गधा का हो, इंसान का हो, औरत का हो, छक्का का हो, किसी का भी दोस्तों वह झुंड हो, किसी का भी वो समूह हो। दोस्तों झुंड किससे बनेगा, जो झुंड है वह दोस्तों समूह से बनेगा, इसलिए हम झुंड को समूहवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। ठीक है, परिवार किससे बनता है, परिवार सदस्यों के समूह से बनता है। दोस्तों आप लोगों के परिवार में भी कई सदस्य होंगे, आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बड़े पापा, चाचा चाची, इन सभी के समूह से दोस्तों एक परिवार बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो परिवार शब्द है वह एक समूह को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम लोग परिवार को समूहवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। भीड़ दोस्तों, भीड़ जैसे कि ट्रैफिक का भीड़ है, तो ट्रैफिक क्या कर रहा है, ट्रैफिक दोस्तों एक समूह को व्यक्त कर रहा है। ट्रैफिक दोस्तों कैसे लगता है, ट्रैफिक दोस्तों भीड़ के कारण लगता है। जब दोस्तों वाहनें एक दूसरे के पास आकर रुक जाती हैं, बहुत सारे वाहनें, जब दोस्तों बहुत सारे वाहनें इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा मतलब एकत्रित हो जाती है, जब बहुत सारे वाहनों का समूह हो जाता है तो दोस्तों उसे ही ट्रैफिक भीड़ कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ भी क्या है, एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। समुदाय भी क्या है, एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जो भी शब्द समूह को व्यक्त करेगा, जो भी शब्द समूह को व्यक्त करेगा वह शब्द ही समूहवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। मैंने आपको बताया ना, परिवार समूह को व्यक्त कर रहा है, झुंड समूह को व्यक्त कर रहा है, कक्षा समूह को व्यक्त कर रहा है, सेना समूह को व्यक्त कर रहा है, दल समूह को व्यक्त कर रहा है। तो दोस्तों जो भी शब्द समूह को व्यक्त करेगा वही शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा।
संज्ञा। बहुत ही ईजी है समूहवाचक संज्ञा पहचानना, ठीक है। तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि समूहवाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है। अगर आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो ट्रिक नीचे हमने लिखा है। कहा जा रहा है अगर शब्द एक समूह को इकाई के रूप में दर्शाता है तो वह समूहवाचक संज्ञा है। कोई भी शब्द समूह को इकाई के रूप में प्रकट करता है। झुंड क्या है? इकाई है। अब देखिए झुंड को तो बहुवचन के रूप में नहीं लिखा गया है, कक्षा को तो कक्षाएं नहीं लिखा गया है, सेना को सेनाएं नहीं लिखा गया है, भीड़ को भीड़ नहीं लिखा गया है, समुदाय को समुदाय नहीं लिखा गया है, इकाई के रूप में लिखा गया है, यानी कि एक वचन के रूप में लिखा गया है। तो दोस्तों ऐसे शब्द ही समूहवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने संज्ञा से संबंधित कुल जितने सारी जानकारियां थीं वो मैंने आप लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि आपने संज्ञा को अच्छे से समझा होगा, संज्ञा के प्रकारों से अच्छी से परिचित हुआ होगा। अच्छी से नहीं होगा, संज्ञा के प्रकारों से आपने अच्छे से परिचित हुआ होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपने संज्ञा से संबंधित कुल जितने सारे डाउट हैं उसे क्लियर कर लिया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आप जाकर अर्थात उस लिंक पर क्लिक कर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।